खास पैनल जुड़ गया है चर्चा के लिए। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ सैयद जवाद पहुंच गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है जवाद साहब आपका। हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी भी जुड़ेंगे, ऑनलाइन जुड़ेंगे हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी हम समझेंगे बांग्लादेश में क्या हालात हैं। हमारे साथ स्वामी उपमन्यु साहब जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। किस तरह से हिंदुओं पर, अल्पसंख्यकों को खास तौर से टारगेट किया जा रहा है, उस पर बात करेंगे। आचार्य राज्य मिश्रा जी हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो में। लेकिन शुरुआत में जवाद साहब आपके साथ ही करना चाहती हूँ, क्योंकि हम सब एक हैं और एक होकर, मुखर होकर हम लोग ने बांग्लादेश की, भारत ने, जब मैं हम कह रही हूं तो भारत ने बांग्लादेश की बहुत बार, अनगिनत बार मदद की है। और जब यूनुस साहब आते हैं, सो कॉल्ड शांति दूत हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, शांति दूत 3 हफ्ते में कुछ कर ना पाए, हिंसा ना रोक पाए, लेकिन समझौते करने लग जाते हैं पाकिस्तान के साथ जल्दी जल्दी। नहीं, देखिए क्या है, उनका संबंध पहले भी पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव रहा है। और ये कहने की बात नहीं कि वहाँ पे आप कट्टरपंथी मानसिकता के लोग ज़्यादा हावी होंगे, और वो इसलिए भी हावी होंगे क्योंकि जिस तरीके से सियासत पूरी वहाँ पे 360 डिग्री चेंज हुई अचानक से, तो वहाँ पर कट्टरपंथी मानसिकता के लोग आ सकते हैं और आ भी रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बताऊँ कि भारत के साथ उनका व्यापार को भी वो खुद नुकसान पहुंचाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की अगर आप नज़ीर ले रहे हैं तो उसके हाथ में तो फिर भी कहने के लिए कटोरा है, लेकिन फिर अगर ये कट्टरपंथी मानसिकता के हिसाब से चलेंगे तो इनके पास फिर कुछ नहीं बचेगा। तीसरी सबसे बड़ी बात, हम भारत के लिए चिंतित हैं। वो इसलिए चिंतित हैं क्योंकि जिस तरीके का वहाँ पर एक मूवमेंट आरक्षण को लेकर के खड़ा हुआ, और उस आरक्षण के मूवमेंट को हवा खुद शेख हसीना ने दी, तो हमारे यहाँ भी बहुत सी चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। चौथी सबसे बड़ी बात, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया, हम देर से क्यों जागते हैं, क्योंकि हमारे आस पड़ोस के अगर जो पड़ोसी हैं वो तो बदले नहीं जा सकते। तो पड़ोसियों का वातावरण देखिए कि कितना चीन का इन्फ्लुएंस और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस जो है वो नहीं जवाद साहब, ये आप बात जो कह रहे हैं मैं इसे जरा काउंटर करूं। मैं आप आलोचना नहीं, थोड़ी सी मैं अपनी सरकार से भी तो हम तवक्को रखेंगे, थोड़ी तो सरकार से हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसे मौजू के ऊपर आप, क्योंकि सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं तो मैं बता देती हूँ 24-25 में जो बजट जारी किया गया था उसमें बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का बजट जारी किया गया है। पड़ोसी देशों की भाई, हमारे यहाँ बड़े उद्योगपतियों की जो बिजली है जो बनती है वो बांग्लादेश लेती थी और बांग्लादेश की गवर्नमेंट लेती थी। अब तो शेख हसीना यहीं पर हैं, इंडिया के अंडर ही हैं। आज तक कोई स्टेटमेंट कोई नहीं, आप कह रहे थे ना सरकार बहुत सोच रही है। और अगर सरकार सोच रही, हम अपनी विदेश नीति की बात करें, देखिए क्या हुआ जब अफगानिस्तान के अंदर हुआ तब भी हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं था क्या हो रहा है। उसके बाद देखते देखते श्रीलंका के अंदर हुआ, उसके बावजूद भी हम सो रहे थे, सेम हुआ। क्यों लग रहा है सो रहे हैं? हम इसलिए हम बता रहे हैं, हमें आप शायद मदद की गई है, हर जगह मदद की गई है। आप शायद सच्चाई है जवाद साहब, शायद आपने ये सोच रखा है। आप मैं बोल लूं अपना, मैं 10 सेकंड तो बोलेंगे ना आचार्य राज्य। एक बात बताओ, शायद आपने ये सोच रखा है, आप जरा सी आलोचना सरकार की नहीं सुन सकते। वहाँ जो अल्पसंख्यकों पर जो कुछ हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलना है। आपने ये क्लियरली सोच रखा है कि वहां का अल्पसंख्यक जिस प्रकार से प्रताड़ित हो रहा है उस पर कुछ नहीं बोलना है, बल्कि यहाँ पर सुन लीजिए, बल्कि यहाँ पर सरकार को घेरने का, एक सेकंड आपको बता दूं, आप क्या जानते हैं? सुन लीजिए, सरकार की विदेश नीति के बारे में आप जानते क्या हैं? यूक्रेन से निकालने में अपने लोगों को हम सबसे बेहतर साबित हुए हैं। बांग्लादेश का फालतू की बातें हैं। हमारे बहुत से छात्र, आपको पता हमारी शिक्षा इतनी महंगी है कि हमारे यहाँ के छात्र जो है वो बांग्लादेश में जाके पढ़ रहे हैं। बहुत सारे छात्र मत करिए। देखिए जवाद साहब वापस हम लौट रहे हैं, हमारे साथ चंद्र प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। चंद्र प्रकाश जी, जब मैं कह रही हूं कि बांग्लादेश के लिए 120 करोड़ का एक पूरा बजट अनाउंस किया गया और साथी देशों के लिए भी किया गया है, लेकिन क्योंकि जवाद साहब कह रहे हैं कि भारत की सरकार सोच नहीं रही, भारत की सरकार तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से चल रही है, जबकि ऐसे लोगों से घिरी हुई है, लेकिन यहां पर सब नहीं बोलेंगे कि अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है। चंद्र प्रकाश जी, देखिए, ये अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का एक बड़ा इतिहास रहा है। अब ठीक है, हम कह सकते हैं जैसा कि जो भाई साहब कह रहे हैं कि वहाँ बहुसंख्यकों पर भी अत्याचार हो रहा है, लेकिन बहुसंख्यकों पर जो अत्याचार है वो राजनीतिक है। अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार वहाँ हो रहा है उसके कारण आज से नहीं है, ये इसकी बुनियाद हम बहुत पहले से देखते हैं कि विभाजन के समय, फिर 1971 के समय, अभी जो विषय है वो है जमात इस्लामी पर से बैन हटना। बिल्कुल, जमात इस्लामी पर से बैन हटना, ये बैन जो है वो बहुत पुराना बैन नहीं, कई बार हटता रहा है, पहले भी लग चुका है, और अभी लेटेस्ट जो है ये अगस्त महीने में शेख हसीना ने जब प्रदर्शन शुरू हुए थे तो इसी समय लगाया था, अगस्त से में हो सकता है, मैं गलत हूँ, जुलाई में। तो ये पूरा विषय जो है हम इस जी, मुझे आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी करिए।
देखिए, तो अब इसमें ये समझने की बात है कि ये एक एथनिक क्लींजिंग का पैटर्न है जिसको हम नॉर्मलाइज नहीं कर सकते कि वहां बहुसंख्यक भी सताए जा रहे हैं। बहुसंख्यकों का कारण बहुसंख्यक समझे, उनकी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन जो पैटर्न पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और हिंदुस्तान में हम देख रहे हैं, लगातार देख रहे हैं कि हिंदुओं की एक तरह की एथनिक क्लींजिंग यहाँ चल रही है और इसमें पश्चिमी शक्तियां शामिल हैं। और इसको जस्टिफाई करने के लिए भारत के कुछ तत्व उसमें आके इस तरीके की बातें शुरू करते कि भारत सो रहा था। तो सर हमारी विदेश नीति कहाँ चली गई सर? अगर सो रहा होता, हमारी विदेश नीति को क्या हो गया सर? भारत की विदेश, हमारी डिप्लोमेसी को क्या हो गया सर? चाइना का इन्फ्लुएंस हमारे आस पड़ोस बन रहा है और वो ताकतें, वो मानसिकता के लोग जो भारत विरोधी हैं, चाहे श्रीलंका को देख लीजिए, चाहे नेपाल को देख लीजिए, चाहे आप म्यांमार को देख लीजिए, चाहे जो है आप वहां पर भारत आउट कैंपेन चला के मोइजू जीत गए समर्थन कौन दे रहा है? और हम उसके बाद जो है आज तक अपनी विदेश नीति से सवाल भी ना करें। ये अगर लोकतंत्र में सवाल नहीं होंगे तो हम भी गुलामी की मानसिकता की तरफ बढ़ेंगे। भारत का लोकतंत्र हमको स्वतंत्रता देता है सवाल करने की। हमारी विदेश नीति चाटुकारिता करने की नहीं है सर। हमारी नीति ऐसी है, अरे सरकार से सवाल तो होगा ना। अरे टीवी के ऊपर कर लीजिए, टीवी के ऊपर हीरो बन जाइए। अच्छा ठीक है, भारत की 370 हटाई जाती है और कोई भी उसमें इन्वॉल्व होने को तैयार नहीं, कोई देश नहीं बोलता है। लेकिन एक बार सोचना होगा, बताइए भारत फिर क्या करना चाहिए? भारत को क्या करना चाहिए? आप क्या चलो सही है, भारत सुन लीजिए, बॉर्डर पे चलूं मैं आपके साथ। प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा बांग्लादेश बात किया है। प्रॉब्लम यह है कि आप जैसे लोग भारत सरकार में विपक्ष में बैठे हुए लोग एक शब्द बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। सुनने को तैयार नहीं हो तो बोलने को क्या? सुनने के तैयार है आप तो जवाब साहब जब आप कह रहे हैं कि सुधार नहीं रही है तो स्वामी जी को मैं चर्चा में लाऊं। स्वामी जी जब ये कह रहे हैं, जवाब साहब भी मान रहे हैं कि सुधार नहीं रहा है वहां का जो पूरा सिस्टम है, कार्यवाहक जो प्रधानमंत्री संभाल नहीं पा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? कट्टरपंथियों से करीबी सो कॉल्ड शांति दूत सोच ही नहीं रहे। शांति दूत ऐसे संगठनों पर से बैन हटा रहे हैं जिनको लेकर उन्हीं के देश में मुस्लिम आबादी भी थी। जवाब साहब 2013 में सड़कों पर उतरी थी, उनका जो लीडर था उसको फांसी की मांग पर उतरी थी और कोर्ट ने सैंक्शन की थी फांसी। उसी संगठन से बैन हटा रहे हैं। स्वामी हमारी विदेश नीति दूसरे के राज्य में दखल नहीं दे सकती, सपोर्ट कर सकती है। हमारी विदेश नीति विश्व में सबको सपोर्ट करती है, कहीं पे भी, चाहे वो मतलब कि यूक्रेन हो सब भी सपोर्ट किया, चाहे वो बांग्लादेश हो तो भी सपोर्ट किया, चाहे वो पाकिस्तान हो तो भी सपोर्ट किया है, कभी विद्रोह नहीं किया। ये विद्रोह किया है, ये गलत है और इसमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन विदेश नीति हमारी दूसरे के काम में, सरकार में दखल नहीं दे सकती। आपको बता अपनी नीति क्या? एक मिनट जवाब साहब पूरा कर लेने दीजिए उनको। अफगानिस्तान में हर जगह सपोर्ट किया है, कहीं पे भी चाहे भूकंप आया है तो भी भारत की विदेश नीति तो विश्व में इस टाइम सबसे ज्यादा मानने वाली है। जी स्वामी जी वो जिस नीति की आप बात कर रहे हैं स्वामी जी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम में उस दौर के अंदर जो हमारे नहीं जवाब साहब अब आप पीछे चले गए। ठीक है, एक मिनट जवाब साहब अब आप बहुत पीछे चले जा रहे हैं। हम आज की बात कर रहे हैं, बांग्लादेश की बात कर रहे हैं।